हर हर महादेव। बाबा शिव की कृपा हम सब पर बनी रहे, सुख सौभाग्य की प्राप्ति हो, ऐसी मैं कामना करता हूँ। मैं ज्योतिषी एस ठाकुर। आज हम अपने व्यूवर्स, अपने सब्सक्राइबर्स, अपने फॉलोअर्स के लिए पुनः कुछ विशेष प्रश्नों के आंसर लेके मैं उपस्थित हूँ। आज इस वीडियो के माध्यम से ज्योतिष से जो दो हर किसी के मन में ये प्रश्न होता है, इन दो प्रश्नों के ऊपर मैं वीडियो लेकर आ रहा हूँ। आप लोग यदि ज्योतिष शास्त्र पर भरोसा करते हैं तब यह वीडियो आपके काम आने वाली है। दो प्रश्न हैं आज हमारे सामने, ज्योतिष से जुड़े हुए हैं, शास्त्र से जुड़े हुए हैं। इन प्रश्नों के आंसर मैं देने जा रहा हूं, इसका शास्त्र गवाह होगा। ज्योतिष शास्त्र है तो ज्योतिष शास्त्र ही इसका गवाह होगा। ज्योतिष से पहला प्रश्न है इनका, शादी से पहले लड़का और लड़की के कितने गुण मिलने चाहिए? यानी कि विवाह से पहले वर और वधू के कितने गुण मिलने चाहिए, यह इसके अंदर पूछा जा रहा है। देखिए, ज्योतिष शास्त्र में वर और वधू के 36 गुण बताए गए हैं। 36 गुण में से 18 गुण मिलना अनिवार्य माना गया है। ज्योतिष शास्त्र कहता है कि वर और वधू के यदि गुणों को मिलाया जाए तो उसमें 18 गुण मिलने चाहिए। 36 में से 18 गुण मिलते हैं तब उनका विवाह हो सकता है। यदि 36 में से 36 की यदि हम बात करें कि वर वधू के 36 में से 36 गुण मिल जाएं, तो ज्योतिष शास्त्र में शास्त्रों के अंदर यह बताया गया है कि 36 में से 36 गुण भगवान श्री राम और माता सीता के ही मिले हैं। हम भी कुंडली चेक करते हैं तो 33-32 गुण तो मिलते हुए हमने देखे हैं, 36 में से 36 गुण किसी के नहीं मिलते हैं। तब यहाँ पर हम 18 गुण देख सकते हैं कि वर और वधू के कितने गुण मिलने चाहिए जिससे हम विवाह कर सकते हैं, यदि ज्योतिष शास्त्र को आप फॉलो करते हैं तब। अब यहाँ 36 में से 18 गुण तो देखने हैं, साथ में कुछ और भी विशेष बातें होती हैं जिसका हमें मिलन करते समय ध्यान देना होता है। अब ये 36 के 36 अंक क्या होते हैं, ये गुण क्या होते हैं, मैं थोड़ा इसको समझाने की कोशिश करूंगा। 36 का मतलब समझ लीजिए कि एक एग्जाम है जो 36 नंबर का है, इसमें कम से कम 18 अंक आने चाहिए। यदि 18 आते हैं तो आप पास हैं, यदि 18 से कम होते हैं तब आप माइनस में चले जाएंगे, यानी आप फेल हो जाएंगे। तो वर के भी 36 होते हैं और वधू के भी 36 गुण ही होते हैं, जिसमें एक के पूरे 36 गुण हम एक तरफ रख लेते हैं कि इसके 36 गुण हैं। अब इन दूसरे के गुणों को देखते हैं, यानी वधू के हमने 36 गुण ले लिए और वर के कितने गुण मिल रहे हैं, तब वहां ये देखा जाता है। यदि दोनों के बराबर आ रहे हैं तब 36 में से 36 हो गए, जो कि हमने अभी बताया कि जो किसी के नहीं होते हैं, तब वहां कितने आ रहे हैं वो हम निकाल के देखते हैं। अब चलिए, 36 में से 18 गुण आ रहे हैं आपके, लेकिन अब इसमें ध्यान ये देना है कि 3 गण का मिलना बहुत जरूरी होता है। यदि ये 3 गुण नहीं मिल रहे हैं तब समझ लीजिएगा कि 18 नंबर आ भी जाते हैं, यदि 18 गुण मिल भी जाते हैं तब उसके बावजूद भी विवाह उचित नहीं होता है। अब ये कौन से 3 गुण हैं जिसको मिलना चाहिए, हम स्क्रीन पे भी दिखाने का प्रयास करेंगे। इस तरीके से गण होते हैं जिनका मिलान होता है। इसमें से सब प्रथम गण का मिलना बहुत जरूरी होता है। गण जो होता है वो यह रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि जातक 3 गण का होता है, मनुष्य गण का होता है, देवगण का होता है और राक्षस गण का होता है। ये 3 गण कुंडली के अंदर पाए जाते हैं। तब देव और मनुष्य गण तो एक दूसरे के साथ विवाह कर सकते हैं, लेकिन देव और मनुष्य गण का व्यक्ति राक्षस गण के साथ विवाह नहीं कर सकता है। यदि गण देव है, मनुष्य है, विवाह हो सकता है। गण मनुष्य है, देव हो सकता है, देव मनुष्य का हो जाएगा, मनुष्य देव का हो जाएगा। यदि देव और राक्षस गण है, नहीं होगा। मनुष्य राक्षस गण है, नहीं होगा। इस स्थिति में वर और वधू का विवाह नहीं होना चाहिए। यदि इस स्थिति के बावजूद भी हम विवाह कर लेते, यानी एक देवगण का है और एक राक्षस गण का है, तब विवाह के बाद वर वधू के विचार नहीं मिलते हैं। यहाँ पर एक दूसरे के अंदर एक दूसरे के साथ बैर बन जाता है। बैर जैसे कि नेवले का, सर्प का हो गया,
जैसे कि कुत्ते और बिल्ली का हो गया। इस तरह के एक दूसरे के साथ बैर बन जाते हैं, क्योंकि देव जात गण का जो व्यक्ति होगा उसके विचार अलग होंगे और मनुष्य गण का व्यक्ति होगा उसके विचार अलग होंगे और राक्षस गण का होगा उसके विचार तो बहुत ही अलग होंगे। तब यहाँ उनके साथ में जो केमिस्ट्री है वो मैच नहीं करती है। तब यहाँ मैं यह समझाना चाहता हूँ कि आप ये कुंडली मैच करते हैं, तब यहाँ अंक आपका ये देखना है कि कोई जीरो तो नहीं है, यानी एक मनुष्य गण का होगा और राक्षस गण का होगा तो अंक शून्य हो जाएगा। ठीक है, यदि कोई राक्षस गण का और मनुष्य गण का है तब शून्य हो जाएगा, राक्षस गण का और देव गण का है उस समय भी शून्य हो जाएगा। तब गण मिलना जरूरी है। यदि गण नहीं मिलता है तब आपको विवाह में थोड़ा सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए। शास्त्र कहते हैं वह अच्छा नहीं है। तीसरा, बखुट गण की बात करते हैं। यदि हमारा बखुट भी मैच नहीं कर रहा है, एक का 0 और एक का 7 अंक है, एक के 4 अंक है, एक का 0 है, यदि 0 है तब बखुट गण पे भी विवाह नहीं करना चाहिए। यदि इस स्थिति में हम इसको इग्नोर करते हैं तब वर वधु में से किसी एक को अक्षय रोग बन जाते हैं, ऐसी बीमारी बन जाती है विवाह के बाद में कि वो हमेशा इसी बीमारी से पीड़ित रहते हैं कि विवाह से पहले तो मैं ठीक थी या ठीक था, लेकिन विवाह के बाद ऐसी बीमारी बन गई हैं जो खत्म होने का नाम ही नहीं लेती हैं। यानी ये बखुट गुण नहीं मिलता है तब यह अक्षय बीमारी, असाध्य रोग प्रकट करता है। तो कौन चाहेगा कि भी विवाह के बाद रोगी हो? विवाह के बाद हर कोई निरोगी रहना चाहेगा। तो निरोगी रहना है तब यह अंक भी मिलना जरूरी है। वर वधु में से कम अंक 1+ होना चाहिए। ऐसा ना हो कि आप शून्य पे विवाह कर लें। अगर आपने ये प्रश्न किया ही है कितने गुण मिलने चाहिए, तब मैं आपको इसका आंसर दे रहा हूं। अब तीसरा है, पहला हो गया गढ़, दूसरा बखुट, तीसरा नाड़ी होता है। नाड़ी का भी मिलना अनिवार्य माना गया है। यदि नाड़ी में भी एक के अंक शून्य हैं और एक के अंक अधिकांश 7 में से 4 हैं, 3 हैं, कितने भी हैं, तो 0 नहीं होना चाहिए। इसमें भी इन तीनों का मिलना अत्यंत आवश्यक माना गया है। यदि 3 में से कोई भी 0 आता है तब विवाह 18 गुण मिलने के बावजूद भी नहीं किया जाता। यदि नाड़ी नहीं मैच करता है तब वर वधु को संतान से संबंधित समस्या रहती है। पहली बात, संतान देरी से हो, इलाज से हो, कई बार बहुत अथक प्रयास करने के बाद संतान हो भी जाए तब वह रोगी हो, परेशान रहें, या कई बार संतान नहीं होती है तो हम बच्चे अडॉप्ट कर लेते हैं और अडॉप्ट करने के बावजूद भी बच्चा 10 साल 5 साल तक जिएगा। उसके बाद उस बच्चे को कोई बीमारी लगने के या किसी अन्य कारण से उस बच्चा का सुख भी चला जाता है। ऐसे 1-2 व्यक्ति हैं मेरे संपर्क में जिनके साथ ये घटना घटित हुई है ना। तो ऐसे में नाड़ी का मिलना भी अत्यंत शुभ माना जाता है। यदि ये 3 में से कोई अंक मैच नहीं कर रहा है तब आपको विवाह में परहेज करना चाहिए, यदि ज्योतिष शास्त्र को फॉलो कर रहे हैं आप तब। तो जैसे कि मैंने बताया कि 18 गुण में से, माफी चाहूंगा 36 गुण में से 18 गुण मिलना अनिवार्य है, लेकिन इन 3 गुणों का मिलना बहुत जरूरी है। गढ़, बखट और नाड़ी, ये 3 मिलते हैं तब आप जो है विवाह में आगे बढ़ सकते हैं। आपकी मैरिज हैप्पी होगी परमात्मा की कृपा से और आप आनंदमय सुखमय जीवन जिएंगे। भाई गुणों का मिलना क्यों जरूरी है? वर वधु हैप्पी जीवन जिए, निरोगी जीवन जिए, धन संपदा की प्राप्ति हो, वंश पूर्वजों को भी आप जल दे सकें और आने वाला वंश भी आपका वृद्धि करे। इसीलिए हम ज्योतिष शास्त्र के अंदर गुणों के मिलने की बात करते हैं। तो ये रहा गुणों को मिलने का बारंबारता। एक प्रश्न और है यहाँ पर, क्या मंगली जातक को शादी अमंगली जातक के साथ करनी चाहिए? चलिए, ये भी उत्तम प्रश्न है, इसका भी ध्यान देंगे। वर और वधु में से एक व्यक्ति अमंगली है और एक मंगली है, तब इन दोनों को विवाह नहीं करना चाहिए। क्योंकि इस स्थिति में होता क्या है कि मंगली और अमंगली जातक के जो विचार होते हैं वह एक दूसरे के साथ मैच नहीं करते हैं, एक दूसरे के साथ अंडरस्टूड नहीं होते हैं। और ज्योतिष शास्त्र तो ये तक कहता है यदि भावी वर वधु में से एक व्यक्ति मंगली हो और एक अमंगली हो, तब ऐसे में किसी एक की अल्पायु दुर्घटना से किसी प्रकार से कोई परेशानी उस जातक के साथ बन सकती है। ये ध्यान देना होगा। वर वधु में से किसी एक जातक के साथ कोई बड़ी अनहोनी हो सकती है, मैरिड लाइफ चलती नहीं है, ये आपने सुन ही लिया होगा। क्योंकि मांगलिक जातक का एक से अधिक विवाह होने का योग बनता है।
तब इसमें फर्स्ट मैरिज टूटने का, खराब होने का, किसी प्रकार से डिस्टर्ब होने का योग बन जाता है। तो यहाँ वर वधु यदि दोनों मंगली होते हैं, जैसे लोहा लोहे को काट देता है, इसी प्रकार मंगल मंगल को काट देता है, तब मंगलिक जातक का विवाह मंगल के साथ उत्तम तरीके से चलता है और अमंगली व्यक्ति के साथ वह उत्तम तरीके से नहीं चल पाता। यहाँ और उत्तम वैर बन जाता है, जैसे कि शेर और भैंस का संबंध समझ लीजिए। जिस तरह शेर का उत्तम यदि कोई शिकार है तो भैंस या भैंसा है, ठीक उसी प्रकार यह एक दूसरे के इतने परम शत्रु होते हैं कि शादी के कुछ महीने तक तो इनका ठीक चलता है, उसके बाद इन दोनों की ट्यूनिंग इतनी जबरदस्त तरीके से खराब होती है कि अपने परिवार को भी कोर्ट कचहरी तक ले जाते हैं। तो वर वधु को विवाह से पहले अमंगली और मंगली का बेहद ध्यान रखना है, और उसके बाद दोनों मंगली हैं तब आगे बढ़ें और दोनों अमंगली हैं तब आगे बढ़ें। यह बहुत ही ज़्यादा ध्यान देने वाली बात है। चाहे युग कोई सा भी हो, यह ग्रह सतयुग से हैं, कलयुग में भी हैं और आने वाले अनंत युगों तक रहेंगे। ध्यान दीजिएगा, मनुष्य का जीवन 5 एलिमेंट पे है और इन 9 ग्रह संचार करते हैं। तब इन 9 ग्रहों के आधार पर तो भगवान को भी प्राण त्यागने पड़े हैं। चाहे भगवान श्री कृष्ण को ले लीजिए, चाहे भगवान श्री राम को ले लीजिए, एक समय पर इनको भी अपने प्राणों को त्याग कर ही जाना पड़ा था। तब इन 9 ग्रहों के आधार पर ही व्यक्ति का जीवन चलता है। इन 5 एलिमेंट, इन पंच तत्व से हमारा शरीर बना हुआ है। तब आप किसी भी युग में हैं, आप इस तरह की मन में विचार रखते हैं कि कौन सा युग है, मंगली अमंगली की क्या बातें होती हैं, हम इन पर भरोसा नहीं करते। आपको इन पर भरोसा करना चाहिए। अपने परिवार को यदि आगे बढ़ाना चाहते हैं, अपने वंश को आगे बढ़ाना चाहते हैं, तब आपको इन बातों पर ध्यान रखना चाहिए। यदि केवल आप अपने तक ही सीमित हैं कि मैं खुश रहूं, बाकी मेरा वंश पीछे क्या था आगे क्या है मुझे कोई फिक्र नहीं है, तब आप गो हेड आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन यदि वंश की फिक्र है आपको, यदि कुल की फिक्र है, तब आपको इसका ध्यान रखकर ही विवाह करना चाहिए। तो जो आपका प्रश्न था कि मंगली या अमंगली जातक को विवाह करना चाहिए, तो यहाँ पे ज्योतिष शास्त्र यह कहता है कि इन लोगों को आगे नहीं बढ़ना चाहिए। इन लोगों का मैरिड जीवन, विवाह जीवन, गृहस्थ जीवन सुखमय नहीं होता है। बाबा कृपा करें, सुख सौभाग्य की प्राप्ति हो, ऐसी मैं कामना करता